एक सेकंड के लिए सोचिए, आप सरकारी नौकरी में और आज के डेट में आपकी बेसिक पे है 45,000, कल से 1,57,500 रुपए हो जाएगी। सपना लग रहा है? लेकिन ये एक प्रपोजल आया है इस हफ्ते और इसने पूरे देश के 1.1 करोड़ सरकारी एम्प्लॉय और पेंशनर को हिला दिया है। खुशी की बात है भैया। तो 8th पे कमीशन में 400% सैलरी हाइक की मांग। अब यहां दो काम करते हैं आज। पहला ये समझेंगे कि 400% वाली जो बात है सच है या हेडलाइन है, और दूसरा ये समझेंगे कि अगर हुआ तो स्टॉक मार्केट में पैसा कहां बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। क्योंकि ये सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं होगी, इंडिया की अगली 10 साल की कंजप्शन स्टोरी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना, जिससे अपडेट मिलती रहे। तो पे कमीशन होता क्या है? तो हर 10 साल में एक गवर्नमेंट बॉडी अपॉइंट होती है, डिसाइड करती है कि भैया सरकारी एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, सैलरी हो, पेंशन हो, अलाउंस हो, सब कुछ। अब यहाँ पे टाइमलाइन देखोगे तो 1996 में 5th पे कमीशन, 2006 में 6th पे कमीशन, 2016 में 7th पे कमीशन और 2026 में 8th पे कमीशन। और अभी जो 8th पे कमीशन है उनकी चेयरपर्सन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज। अब कमीशन फॉर्मली बना था 3 नवंबर 2025 को, आज 1 जून 2026 है। तो अभी क्या है, कंसल्टेशन फेज चल रहा है, मतलब यूनियंस आ रही है, डिमांड दे रही है, फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक। यहां तक क्लियर है? अब एक चीज को समझना जरूरी है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। ये एक सिंपल मल्टीप्लायर है कि न्यू बेसिक पे इक्वल टू पुरानी बेसिक पे गुने फिटमेंट फैक्टर। एग्जांपल ले लीजिए कि आपकी बेसिक पे 30,000 है और फिटमेंट फैक्टर बनता है 3। बनता कैसे सब बताऊंगा। और नई सैलरी कितनी हो जाएगी फिर आपकी? 30,000 को 3 से गुना कर दीजिए, 90,000। यही नंबर करोड़ों लोगों की जिंदगी तय करता है। अब आपके सामने चार्ट है कि भैया कब कब क्या फिटमेंट फैक्टर था। तो आपके सामने चार्ट में 6th वाले में 1.86 था, 7th पे कमीशन में 2.57 है और 8th में अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। बट वही हंगामा है, वही बातें हैं, वही सगुफा है कि कुछ ऐसा होगा कि आग लगेगी सैलरी में। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और यह है कि अभी तक हमेशा एक ही फिटमेंट फैक्टर सबके लिए सेम लेवल था, यानी लेवल 1 का एम्प्लॉय हो या कैबिनेट सेक्रेटरी, मल्टीप्लायर 1। लेकिन इस बार बॉडी ने कुछ अलग मांगा है, वो प्रपोजल जिसने सबको हिला दिया। क्या है बताता हूं। नाम है IRTSA, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन। इन्होंने 8th पे कमीशन को एक मेमोरेंडम दिया और उसमें पहली बार डिमांड की 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की। मतलब ऐसे समझ लो, अब आपके स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है जिसमें पे लेवल 1 से 5, लेवल 6 से 8, लेवल 9 से 12, लेवल 13 से 16, 17 से 18 है, जिसमें हर लेवल वाइज आपको एम्प्लॉय की कैटेगरी दिख रही है। जैसे लेवल 1 वाले में जूनियर, फिर 6 से वाले में मिडिल लेवल, फिर 9th वाले में सीनियर लेवल, 13th लेवल में सीनियर ऑफिसर और 7th लेवल में कैबिनेट सेक्रेटरी आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे सरकारी लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसमें प्रपोज्ड किया गया है कि भैया लेवल 1 से 5 वाला का फिटमेंट फैक्टर डाला जाए 2.92, 6 से 8 वाला में डाला जाए 3.50, 9 से 12 वाला में डाला जाए 3.80, 13 to 16 में डाला जाए 4.09 और 17 to 18 में डाला जाए 4.38। मतलब अब उसी को ऐसे समझ लो कि अगर 18,000 वाला एम्प्लॉय है और अगर इस फिटमेंट फैक्टर से गुना करोगे तो आपका क्या होगा? 52,560। 45,000 वाला एम्प्लॉय है तो 1,57,500, 1 लाख वाला ऑफिसर है तो 4,09,000 और कैबिनेट सेक्रेटरी 2.5 लाख वाला का 10,95,000। यानी अब आप समझ गए होंगे कि ये 400% हाइक वाली कहानी कहां से आई है। यानी ऊपर बैठे लोग और ऊपर जाने की तलाश में है। अब IRTSA का आर्गुमेंट क्या है कि एक जूनियर क्लर्क और एक IAS ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी नहीं है। टेक्निकल स्टाफ का प्रमोशन स्लो होता है, रिस्क ज्यादा है, तो हाइक भी ज्यादा होनी चाहिए। अब आपका क्या लॉजिक बनता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अब यहां पर एक जो सबसे जरूरी रियलिटी चेक आपको समझना है वो ये है कि जो 400% हाइक सुन रहे हो वो सिर्फ बेसिक पे बेस्ड हेडलाइन है, क्योंकि एक सरकारी एम्प्लॉय की सैलरी में बेसिक पे सिर्फ एक हिस्सा है, उसके साथ मिलता है DA, ठीक है। और जनवरी 2026 से DA ऑफिशियली कितना है? 60%। तो कैबिनेट सेक्रेटरी की आज की एक्चुअल अगर आप अर्निंग देखोगे तो बेसिक पे 2.5 लाख, DA को 60% से कर दो तो 1.5 लाख, टोटल रफली 4 लाख।
और अगर बेसिक 10.95 लाख हो गया तो ये पुरानी टोटल अर्निंग से 2.5 से 3 गुना, 4 गुना नहीं, बट मोटा मोटा तो कहानी वही हुआ ना। प्लस एक और ट्विस्ट आता है, जब नया पे कमीशन आता है तो डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है, डीए रीसेट होकर 0 हो जाता है, फिर नए स्ट्रक्चर पे 3-3% करके बढ़ता है। तो हेडलाइन एक्साइटिंग है, रियलिटी थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी रियलिटी है। अब यहां पर कहानी यही नहीं खत्म होती है, जैसा कि मैंने बोला सब यूनियन अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तो यहां पर IRTSA अकेला तो है नहीं, फिर एक दूसरा है NCJCM, नेशनल काउंसिल, मान रहे हैं कि भैया मिनिमम बेसिक पे 69,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.83 और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाओ। कुछ और यूनियन 4.6 फिटमेंट फैक्टर तक की डिमांड कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट का रियलिस्टिक एस्टीमेट 2.28 से 2.86 का है। अगर 2.86 होता है तो मिनिमम बेसिक 18,000 वाले का कितना हो जाएगा, 51,480। मिनिमम पेंशन 9,000 से कितना हो जाएगा, 25,740। और हिस्ट्री एक चीज क्या सीख देती है, 7th पे कमीशन में यूनियन ने 3.68 मांगा था, मिला था 2.57। यानी सरकार हमेशा मांगने से कम देती है और इस बार भी यही होगा। लोगों को भी पता है ज्यादा मांगो कम मिलेगा, तो मोस्ट लाइकली 2.57 से 2.86 के बीच में उम्मीद है। अब सवाल है पैसा कब मिलेगा, यही तो खेल है ना। तो देखिए ऑफिशियल टाइमलाइन का रेफरेंस डेट 1 जनवरी 2026, कमीशन फॉर्म्ड हुआ 3 नवंबर 2025, रिपोर्ट सबमिट की डेडलाइन होती है 18 महीने यानी मई 2027 तक, गवर्नमेंट रिव्यू प्लस कैबिनेट अप्रूवल उसके बाद 3 से 6 महीने। तो एक्चुअल जो इंप्लीमेंटेशन होगा 2027 के अंत तक में या 28 में होगा, लेकिन घबराइए मत, जब भी इंप्लीमेंटेशन होगा सैलरी जनवरी 2026 से आपको कैलकुलेट होकर मिलेगी, मतलब सारा एरियर एक साथ मिलेगा। मतलब अगर मई 2027 में नोटिफिकेशन आया, आपकी बेसिक सैलरी 30,000 से 85,800 हो गई, तो 16 महीने का एरियर कितना बनेगा, 85,800 माइनस 30,000 गुने 16, 8,92,800 एक साथ सैलरी रिवाइज होगी, एरियर मिलेगा। सब्र चाहिए। अब यहां पर एक पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्केट में पैसा कहां बनेगा, राइट। और उससे पहले एक सवाल आता है कि अगर इतनी सैलरी बढ़ गई तो सरकार पैसा कहां से देगी और सरकार को कर्ज कितना लेना पड़ेगा, वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आप मुझे बता सके कि इतनी सैलरी बढ़ाने के बाद सरकार पैसा देने के कंडीशन में है, हाँ या ना। अब आते हैं उस एंगल पर जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। 1.1 करोड़ लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आया तो पैसा जाएगा कहां। 7th पे कमीशन 16 में आया, उसके बाद क्या हुआ, रिकॉल कीजिए, ऑटो सेल में आग लग गई, हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग हुई, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री बढ़ी, म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ा, बैंक के डिपॉजिट बढ़े। पे कमीशन सिर्फ सैलरी स्टोरी नहीं रहती है, कंजप्शन स्टोरी बनती है। तो 8 पे कमीशन के बाद आपको कुछ सेक्टर पर नजर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि सैलरी हाइक के बाद पहला अपग्रेड होता है लाइफस्टाइल का, और लाइफस्टाइल में पहली इंपॉर्टेंस होती है गाड़ी की, कार हो या 2 व्हीलर हो या ईवी हो, इस पर खर्चा जाता है। तो आपको इस पर नजर रखनी पड़ेगी, यानी इससे जुड़े अच्छी कंपनियां जो बेहतर कर रही हैं। और आपको पता ही है पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, तो ईवी ही फ्यूचर है, दैट मीन्स ईवी एक अच्छा आएगा। फिर आता है हाउसिंग प्लस रियल एस्टेट, क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ती है लोग घर खरीदने का फैसला लेते हैं, तो रियल एस्टेट में सिर्फ घर नहीं बिकता है, सीमेंट, पेंट, होम इंप्रूवमेंट कंपनी, ऐसी सारी चीजों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है। फिर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब घर है तो घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जिनके पास छोटा है वो बड़ा आएगा, जिनके पास बड़ा है और बड़ा आएगा। यही तो कहानी है, क्योंकि लोगों को सेविंग कम और लाइफस्टाइल को चमकाना ज्यादा आता है। और फिर बाद में कहते हैं पैसा ही नहीं बचा। फिर आता है बैंकिंग और फाइनेंस, जब इतने पैसे आ रहे हैं तो और पैसे लोग लोन पे लेते हैं, धंधा बढ़ाते हैं, तो होम लोन, पर्सनल लोन, डिपॉजिट, तीनों बढ़ेंगे, डिपॉजिट भी आएगा, ठीक है। और सरकारी एम्प्लॉय के लिए होम लोन का EMI अफोर्ड हो जाएगा, तो वहां पर उस तरीके से फायदा होता है। और हायर इनकम का एक हिस्सा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में भी जाता है, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं भैया कहाँ हो, इंश्योरेंस लो, म्यूचुअल फंड लो, तो इस तरीके से फायदा होता है। तो जो मैंने कहा था, आप हिस्ट्री चेक करोगे, हम लोग तो आपके साथ यही सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ना, यही माइक्रो मैक्रो की एक एक एक्सपीरियंस जब हम आपको देते हैं ना, आप कहते हो भाई ये हुई भाई वाली बात, तो आप जरूर जुड़ना, आपको बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर दूसरा एंगल भी है, मैंने सेक्टर तो बता दिया। अगर बहुत ज्यादा सैलरी हाइक हुआ, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन, सरकार ज्यादा बोरो करेगी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, जो मैंने कहा
पैसा कहाँ से लाएगी? आरबीआई को इंटरेस्ट लंबे समय तक ऊंचा रखना पड़ सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में खुशी, लेकिन इकोनॉमी के लिए बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। इसलिए सरकार कितना भी कर ले, इतना एग्रेसिव जंप नहीं देती है, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी देगी। तो आप क्या समझे? 400% वाली बात IRTSA का प्रपोजल है, सरकार की रिकमेंडेशन नहीं है, और हिस्टोरिकली भी कभी इतना हुआ नहीं है। रियलिस्टिक आउटकम जो मुझे लगता है 2.57 से 2.86 के बीच होगा। मुझे फॉलो करते रहना, मैं अपडेट दूंगा, आप भी इसको सेव कर लेना, तो आपको पता चलेगा कितना रियलिस्टिक बताया है। और डीए मर्जर के साथ इफेक्टिव हाइक 50 to 80% के आसपास हो सकती है। और पैसे का पॉइंट बताया कि एक्चुअल 27-28 में एरियर के साथ आएगा, जो भी बढ़ता करता है तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। और ये सिर्फ सैलरी रिवीजन नहीं होगा, इंडिया की कंजप्शन स्टोरी होगी, ऑटो, हाउसिंग, बैंकिंग में ये सेक्टर पे होगा। तो अब कौन कौन सरकारी है और जो सरकारी नहीं है उनको क्या लगता है? सरकारी लोगों की इतनी नौकरी की सैलरी बढ़नी चाहिए, हाँ या नहीं? कमेंट में बताइए, और प्लीज वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।